जियो न्यूज़ के रिपोर्टर वली खान बाबर को ठीक 15 साल कबल ड्यूटी से घर जाते हुए लियाकताबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया था। वली बाबर इसी सीट पर बैठकर अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते थे और आखिरी दिन भी वो इसी सीट से काम ख़त्म करके एक बहुत ही हसास और अहम स्टोरी पर काम करने के लिए मंसूबाबंदी करके घर के लिए रवाना हुए थे। वो स्टोरी बहुत हसास नोयत की थी, इसके बारे में हम आपको आगे चलकर बताएंगे। वली बाबर को लियाकताबाद में 13 जनवरी 2011 को ताक़ब के बाद एक इंतहाई घिनौने हमले में शहीद किया गया था। वली खान बाबर के कत्ल के बाद पुलिस ने जांफशानी से तफ्तीश शुरू की और उस तफ्तीश के दौरान इंतहाई हौलनाक सूरत हाल सामने आती रही। वो सूरत हाल कुछ यूँ थी कि वली बाबर की तफ्तीश में मददगार साबित होने वाले उस कत्ल के ऐनी शाहिदीन, उस कत्ल के गवाहों समेत 6 से ज़ायद अफराद को पे दर पे वाक़यात में कत्ल कर दिया गया। एक इंतहाई सफाकी से तमाम लोगों को मारा गया। बहुत सारे लोग ग्राउंड चले गए, बहुत सारे वकीलों ने केस पर काम करने से इनकार कर दिया। इवन जजेस जो थे वो खौफज़दा थे। तो इस केस की तफ्तीश जो है वो सिंध के शहर कंदकोट की दहशतगर्दी की अदालत में मुंतकिल की गई। न जाने और क्या कुछ। बड़ी मुश्किल से मुल्ज़मान को गिरफ़्तारियाँ हुई, मुल्ज़मान को सज़ाएँ हुई। एक बहुत ही एक हौलनाक टाइप का एक केस था जो आज अगर हम उन वाक़यात को देखते हैं, सोचते हैं, उनके बारे में जब हम थोड़ा बैकअप में जाके पस मंज़र जानने की कोशिश करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वली बाबर को क्यों कत्ल किया गया, इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिल सका। ताहम वली बाबर के वो तमाम जो वाक़यात थे आज हम उनको रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। आज मैं उन्हीं की सीट पे, उसी दफ्तर में, उसी जगह बैठा हूँ जहाँ से वली बाबर अपना काम ख़त्म करके अगले दिन की हसास स्टोरी पर मनसूबाबंदी करके जो है वो रवाना हुए। और कहाँ कहाँ क्या किया उनके साथ दहशतगर्दों ने, मैं आपको बताता हूँ। आइए। मेरे पस मंज़र में वो अखबार मंजिल बिल्डिंग है जिसमें उस वक्त वली बाबर बैठता था और काम करता था। इस गली से चलते हुए यहाँ तक पहुँचा था और दहशतगर्द उस बस स्टॉप पर बैठे इंतज़ार कर रहे थे। कई घंटे से इंतज़ार किया। वली बाबर काम ख़त्म करके जब यहाँ पहुँचा तो वहाँ से ताक़ब शुरू किया। आइए। कुछ नहीं बदला। ये है वो बस स्टॉप, ये है वो चेयर जहाँ पर दहशतगर्द बैठे थे। कम से कम 3 दहशतगर्द यहाँ बैठे वली बाबर का इंतज़ार कर रहे थे। उसे नहीं पता उनके सामने से गुज़रा ये रास्ता था वली बाबर का जो अपनी गाड़ी की तरफ गए। जब क्या वली बाबर ने गाड़ी दफ्तर से काफ़ी दूर वहाँ पर जगह अपने लिए मुख्तस की थी और वहाँ वो अपनी गाड़ी खड़ी करके पैदल यहाँ तक आते थे और उसके बाद वापस वहीं से गाड़ी लेकर अपने सफ़र पर जाते थे। आइए। जी नाज़रीन, ये है वो जगह जहाँ पर वली बाबर अक्सर अपनी फ़िक्स पार्किंग में गाड़ी खड़ी करते थे। यहाँ गाड़ी खड़ी करने के बाद ये मोहम्मद बिन कासिम रोड से होते हुए ये सामने जंग प्रेस और उसके बाद वो अपनी अखबार मंजिल में जो उनका दफ्तर था वहाँ चले जाते थे। जब वो काम ख़त्म करके यहाँ पहुँचे, अपनी गाड़ी में बैठे और इस रूट से रवाना हुए थे। ये अब 15 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। जी नाज़रीन, हम अब पहुँच गए हैं गाड़ी में बंस रोड। हमने दूसरा रास्ता लिया है लेकिन दिखाना ये था कि ये मोहम्मद बिन कासिम रोड जो वहाँ पीपल्स स्क्वायर की वजह से बंद है वो यहाँ तक पहुँचा और वली बाबर फिर इस रूट से यहाँ से होते हुए यहाँ ये बंस रोड का जो ये चौक है मेरे सामने, यहाँ पहुँचे
और यहाँ से फिर उन्होंने सदर और फिर इम्प्रेस मार्केट का ये रास्ता लिया। जी नाजरीन, ये सदर का इलाका है। यहाँ हमारे उल्टे हाथ पे आपको इम्प्रेस मार्केट नज़र आ रही होगी। वली बाबर ने यही रूट अख्तियार किया और बताया गया है कि वो अक्सर इसी रूट से अपने घर जाते थे। ये यहाँ न्यू परेडी स्ट्रीट या न्यू एमए जना रोड का इलाका है, जो लैंड एरिया की गैर कानूनी आबादी को ख़त्म करके बराह रास्त मज़ार कायद तक बनाया गया है और सैकड़ों की तादाद में लोगों को वहाँ से बेदखल किया गया, उन्हें दूसरी जगह बसाया गया था। ये रास्ता निकाला गया था तो वली बाबर अक्सर ये रास्ता अख्तियार करते थे। इसकी वजह मैं आपको अभी बताता हूँ। नाज़रीन, ये वो जगह है जहाँ पर वली बाबर ने अपनी गाड़ी रोकी थी, स्टॉप किया था। उसकी वजह ये थी कि यहाँ रात के वक्त दूर तक मुख्तलिफ़ फ्रूट्स के ठेले लगते हैं। बहुत अच्छा फ्रूट जो है वो इन्हीं ठेलों पे मिलता है। वली बाबर ने यहाँ रुककर इनमें से किसी ठेले से जो है वो फ्रूट ख़रीदा था और वो फ्रूट जो है वो अपने अहल खाना के लिए था और अक्सर व बेशतर घर वाले बताते थे कि वो जो फ्रूट जो है वो लेकर यहाँ से आते थे। ये मुझे कैसे पता चला कि वली बाबर ने यहाँ से फ़्रूट ख़रीदा और ये रूट अख्तियार किया। फ़्रूट तो जब उनको कत्ल किया गया तो उनकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद था, लेकिन जो रूट लिया गया वो जब इस केस की तफ्तीश हुई तो उस केस की तफ्तीश में जो है वो जब उनके मोबाइल फ़ोन का CDR निकाला गया, जब जियो फेंसिंग हुई उनके फ़ोन की, तो दहशतगर्द और वली बाबर इसी रूट से दफ्तर से बंस रोड से होते हुए यहाँ तक पहुँचे थे और यहाँ से फिर आगे ये न्यू एमए जना रोड का रास्ता अख्तियार किया। मज़ार कायद से पीपल जो सेक्रेटेरिएट है वहाँ से फिर उल्टे हाथ पे गुरु मंदिर के रास्ते जो है वो लियाकताबाद की तरफ मुड़े थे। आए अब आपको वो रास्ता भी दिखाते हैं। नाज़रीन, वली बाबर के ये रास्ता अख्तियार करने की एक बड़ी वजह ये थी कि ये रास्ता क्लियर होता है। एमए जना रोड पे काफ़ी ट्रैफिक होता है, उसके बाद गुरु मंदिर तक ट्रैफिक का फ़्लो काफ़ी होता था और अभी भी है। तो इस वजह से ये रास्ता बड़ी आसानी से जो है सफ़र को बहुत जो वक्त है उसको कम कर देता है। ये मेरे सामने पीपल्स चौरंगी है जहाँ से वली बाबर ने आगे गुरु मंदिर का रूट लिया था, जो पुलिस इन्वेस्टिगेटर्स ने हमें तफ्तीश के दौरान बताया था। मेरे कैमरामैन मोहम्मद वकार आपको बताएंगे। ये है वो जगह लियाकताबाद सुपर मार्केट जिसके ऐन सामने SM तौफीक रोड के इस मकाम पर वली बाबर को दहशतगर्दों ने 13 जनवरी 2011 को निशाना बनाया था। उस वक्त ये तमाम सिंगल रोड होती थी, डाइवर्जन नहीं होती थी, तो तमाम ट्रैफिक जहाँ तक जाम होता था। रात के औकात में अभी भी ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन जब वली बाबर की गाड़ी इस मकाम पर रुकी तो दहशतगर्द जो कि कार में थे, मोटरसाइकिल पे थे, उन्होंने आके उनको ड्राइविंग साइड से निशाना बनाया। शीशे बंद थे और वली बाबर को 9mm पिस्तौल से 5 गोलियां बहुत क्लोज रेंज से मारी गई थी। वली बाबर को यहाँ से अब्बासी शहीद अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पहुँचने पर डॉक्टरों ने उनकी मौत की तस्दीक कर दी थी। ये बहुत बड़ी खबर थी जियो न्यूज़ के लिए और एक बहुत बड़ी खबर जो है वो उसके बाद आने वाले दिनों में बनी, जिस पे जो है वो पुलिस ने कार्रवाई की। हम तमाम लोग उस वक्त अब्बासी शहीद अस्पताल पहुँचे थे। अब्बासी शहीद अस्पताल में तमाम और मीडिया के बहुत सारे लोग जमा हुए थे। वली बाबर के कत्ल के 24 घंटे बाद के ये हक़ाइक़ आपने देखे हैं। उसके बाद जियो न्यूज़ ही नहीं, तमाम मीडिया और पुलिस और इदारे इस कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की खोज में लग खड़े हुए थे। फिर आने वाले हालात, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बहुत ही खौफनाक रहे, जिसमें 6 गवाहों और ऐनी शाहिदीन समेत जो है वो तकरीबन 9 अफराद को मुख्तलिफ वाक़यात में जो है वो दहशतगर्दी का निशाना बनाकर कत्ल कर दिया गया। वली बाबर के कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गाड़ी, जिसकी निशानदेही यहाँ के पुलिस एहलकार ने की थी, वो KMC के एक अफसर लियाकत अली की थी, जो इस मुकदमे में इश्तिहारी हुआ। बाद में लियाकत अली को 26 मई 2012 को उस वक्त के SHO शफीक तनोली ने
क्लिफ्टन में एक मुकाबले में मार दिया था। वली बाबर कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गाड़ी रजब बंगाली नामी एक शख्स ने बरामद कराई थी गुलशन इकबाल से। रजब बंगाली को उसके 2 दिन बाद 29 जनवरी को दहशतगर्दों ने अगवा करके तशद्दुद के बाद जो है वो कत्ल कर दिया था। कत्ल में मुलव्वस मुल्ज़मान की गाड़ी का नंबर नोट करने वाले पुलिस एहलकार आसिफ रफ़ीक को वारदात के 18 दिन बाद 31 जनवरी को लियाकताबाद में घर से बाहर बुलवाकर कत्ल कर दिया गया। जो पहला कत्ल हुआ रजब बंगाली का, उसकी लाश के साथ पर्ची मिली थी एक पुलिस अफसर अरशद कुंडी की। अरशद कुंडी ने वो गाड़ी बरामद की थी और उसकी पर्ची मिली तो उसको बाद पुलिस अफसरान ने उसको ग्राउंड कर दिया था। गुलजार हिजरी के पुलिस क्वार्टर्स में उसका घर था, वहाँ पर जो है वो उसको पाबंद कर दिया कि वो कहीं नहीं जाएगा और उसको एहतियातन जो है वो घर से निकलने से मना कर दिया गया। लेकिन 20 मार्च को अरशद कुंडी को भी किसी बहाने से घर से बाहर बुलवाकर जो है वो कत्ल कर दिया गया था। वली बाबर के कत्ल के 85 दिन बाद वारदात में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान 7 अप्रैल को उन्हें गिरफ़्तार किया गया। गिरफ़्तारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पुलिस के आला हुकाम ने की। इस तमाम कार्रवाई जो कि वो शफीक तनोली जो था पुलिस अफसर उसने की थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो शफीक तनोली को फ़ोन आया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, लिहाजा इसका इनाम मिलेगा। शाम को उनके जो भाई थे नवीद तनोली, उसको दहशतगर्दों ने गुलशन इकबाल में फायरिंग करके कत्ल कर दी। फिर शफीक तनोली के साथ जो कार्रवाइयों में शरीक पुलिस एहलकार था फैसल तनोली, 11 दिसंबर 2011 को गुलिस्तान जौहर में उसे फायरिंग करके निशाना बनाया गया। फिर वली बाबर कत्ल केस के एक अहम गवाह हैदर अली 13 नवंबर को अदालत में गवाही के लिए पेश होना था। 2 दिन पहले 11 नवंबर को सोल्जर बाज़ार थाने के साथ अहम गवाह हैदर अली उर्फ सलीम को घर में घुसकर कत्ल कर दिया गया। वली बाबर कत्ल केस के प्रोसिक्यूटर मशहूर वकील नेमत अली रधावा को 26 सितंबर 2013 को नाज़माबाद में फायरिंग करके कत्ल किया गया। और आखिर वली बाबर कत्ल केस के अहम तफ्तीशकार इंस्पेक्टर शफीक तनोली और 3 साथियों को 14 अप्रैल 2014 को PIB कॉलोनी में बार्बर शॉप के करीब एक बम धमाके में कत्ल कर दिया गया। तो ये हालात व वाक़यात थे जो वली बाबर कत्ल केस की तफ्तीश में रोकने के लिए, मुल्ज़मान को सज़ाएँ दिलवाने से रोकने के लिए दहशतगर्दों की जानिब से पे दर पे किए गए। जैसा कि मैंने बताया कि वकील इस केस को लेने से कतराते थे, जज इस केस का ट्रायल करने से कतराते थे, लिहाजा हुकूमत ने उस वक्त इस केस की तफ्तीश कंद कोर्ट मुंतकिल की। कंद कोर्ट में ही इस केस का फ़ैसला सुनाया गया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने साल 2014 में मुकदमे में मरकज़ी किरदार फैसल मोटा, सैयद मोहम्मद अली रिजवी, शाहरुख उर्फ मानी, नवीद उर्फ पोलका, शकील उर्फ मलिक को सज़ाए मौत सुनाई। मुकदमे में मुलव्वस फैसल मोटा और उसके साथी उबैद केटू, नादिर शाह 26 मई 2015 को रेंजर्स ने MQM के दफ्तर पर छापा मारकर गिरफ़्तार किया। इस केस का फिर ट्रायल हुआ, ताहम बाद में आने वाले वाक़यात में जो है वो इस केस में मुलव्वस तमाम मुल्ज़मान को अदालत की जानिब से बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया। जिसके बाद वली बाबर कत्ल केस के हवाले से उनके लवाहिकीन की जानिब से मुतल्लिका अदालतों में अपील दायर की, जो अभी तक ज़ेर समाअत है। वली बाबर कोई बहुत बड़ा क्राइम रिपोर्टर नहीं था, एक पॉलिटिकल रिपोर्टर था, एक सोशल रिपोर्टर था और बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इनफरादी किस्म की स्टोरियाँ करता था, सेलिब्रेशन की स्टोरियाँ करता था। वली बाबर को क्यों कत्ल किया गया और इस कत्ल के हवाले से अब तक सरकारी तौर पर कोई शवाहिद सामने नहीं आए। सरकारी तौर पर अभी तक उनकी फैमिली या उनके दफ्तर को आगाह नहीं किया गया कि वली बाबर को कत्ल करने की वजूहात क्या थी। ताहम जो ज़राए से और मुख्तलिफ़ सोर्सेज से चीज़ें सामने आई थी वो ये थी कि वो उस वक्त के MQM के कायद अल्ताफ़ हुसैन की जो अहलिया हैं जिनसे उनकी तलाक हो चुकी थी, उनका एक ख़ुसूसी इंटरव्यू करना चाहता था और इस इंटरव्यू से रोकने के लिए गालबन वली बाबर को रास्ते से हटाया गया। कहा यह जाता है कि वली बाबर के हवाले से 2 हुक्म दिए गए थे। पहले उनको समझाने की कोशिश थी, उसके बाद अगर वो इंटरव्यू के लिए जाते तो उन्हें निशाना बनाने का कहा गया, मगर दोनों नहीं हुए। दहशतगर्दों ने उस इंटरव्यू की कोशिशों के दौरान ही उसे रास्ते से हटा दिया।
मैं हूं प्रोग्राम जुर्मों सज़ा के लिए कमालिया से अमजद सईद। लगता है कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। मामूली सी बातों पर इंसान की जान ले ली जाती है। ऐसा ही एक अफसोसनाक वाक़या कमालिया में पेश आया। यहाँ चंद रोज़ कबल कमालिया के महल्ला सराय डोगरा का रहायशी अमजद डोगर दुबई से छुट्टियां गुजारने अपने आबाई इलाका कमालिया आया हुआ था। इस दौरान वो कमालिया में फाजल दीवान पार्क के करीब अपने दीगर दोस्तों और भाइयों के साथ वहां जाते हैं, तो इस दौरान उसका एक दूसरे ग्रुप के साथ झगड़ा हो जाता है, जिस पर मुल्ज़मान ने खंजरों के पे दर पे वार करके अमजद डोगर को कत्ल और उसके भाई समेत एक साथी को शदीद ज़ख्मी कर दिया। वाक़े की इत्तला मिलते ही मकामी पुलिस मौका पर पहुंची और लाश और ज़ख्मियों को हस्पताल पहुंचाया। इनका बताया ये जा रहा है कि कमालिया में एक फ़ेस्टिवल के दौरान झगड़ा हुआ था और उस झगड़े के थोड़ी देर बाद ही फिर इनका दोबारा झगड़ा हुआ, जिस पर नौजवान की जान ले ली गई। मकतूल अमजद डोगर की 2 रोज़ बाद मंगनी की तकरीब मुनक्कद होना थी। इस तमाम वाक़यात को जानने के लिए हम मकतूलीन के वर्सा से बात करेंगे, मकामी पुलिस के पास चलेंगे और इन्हीं की ज़बानी जानेंगे कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं, आइए उनके पास चलते हैं। की फैमिली के साथ मौजूद हूँ, इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इस वाक़े का इन्हें कैसे इल्म हुआ और पुलिस की जानिब से अब तक इनके साथ क्या तावन किया जा रहा है। इन्हीं की ज़बानी जानते हैं। सबसे पहले मकतूल के वालिद से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें ये सारी मालूमात कैसे मसूल हुई और वाक़े का इन्हें कैसे पता चला। जी बताइएगा। मैं ਤਾਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਘਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਲੜ ਪਏ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਛੁਰਾ ਛੁਰਾ ਮਾਰਤਾ, ਖੰਜਰ ਵਗੈਰਾ। ਅਤੇ ਲੜਾਈ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਸੀ, ਮਾੜੀ ਤਲਕਲਾਮੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ 5-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸੀ ਛੁੱਟੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਰ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਸਰਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹੂੰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। ये कोई आपके जो बेटा था, ये आपस में दोस्त थे मुलज़म और आपका बेटा पहले? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣੀ ਉੱਠਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਕਫੀਅਤ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਕਲਾਮੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਘਰ ਹੀ ਉਜੜ ਗਿਆ। अब तक की जो पुलिस की तफ्तीश है उससे आप मुतमिन हैं? ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਜਰਮ ਫੜੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਇਆ ਜਾਏ। जी खाला जी, आप बताइएगा कि आपको इस वाक़े का कैसे इल्म हुआ सर? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਤਾ ਛੁਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਾਤ, ਮੇਰੇ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਤਾ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜਾਣੀ ਨਾ ਬੁੱਝੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤੋਂ। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਪਰ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੈਨ ਮੈਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। मैं मरीज है, शुगर मैनू आ। जी अभी हम मकतूल के भाई के से बात करते हैं जो इस वाक़े के फौरी बाद मौका पर पहुंचे। ये इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि इन्होंने वहाँ क्या देखा और इन्हें क्या मालूमात मिली इब्तदाई तौर पर। जी भाई बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर जी, मसला जेड़ा सी ना हाई स्कूल फैसटीवल सी, कोई दूसरा रोज़ नहीं मैनूं लगदा 30 तरीक रात नूं 8 बजे इन्हां दा मसला सारा उत्ते बनिया वा 8:30 बजे हाई स्कूल हल्की तलक कलामी हुई है पहलों, सही है। उतों आवाम ने चढ़ा दिता सर ये फिर चले दूसरे पार्क चले जाने जनाब पार्क फाजल इमाम तो अगे जा रहे सी तो मैं थोड़ा उन्हें पीछे सी उत्थे सर जी गए हैं तो बिल्कुल थोड़ा मार के बैठे सी, बिल्कुल मामूली जी गल सी जिन्होंने उन्होंने एक बड़ा वड्डा उन्होंने धंगा फसाद समझ लिया। जिस तरह उन्होंने अगे मसले मसाइल से ना भी छोटी जी लड़ाई नूं जिस तरह बैठे सी, जिस तरह सर उन्होंने अगे पहलों 2-3 छुरे दे वार किए ना पहलों लड़कियां थे, उस तरह ही सर उन्होंने मसला मसाइल किया कि हल्की तलक कलामी उन्होंने वड्डी लड़ाई समझ ली। तो थड़ा मार के उत्ते बैठे सी उन्होंने सर मुंडा साडा मोटरसाइकिल भी नहीं उत्ते दिता ना गलबात करन दित्ती सर उन्होंने पिछे दी वार करता उत्ते ते मैं जो उस टाइम उत्ते पहुंचा सर उन्होंने मेरे ते भी हमलावर खबर होए ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੀ ਬਾਈਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬਾਈਕ ਭਾਈ ਦੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਮਸਲਾ ਮਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋਏ ਆ। जो वाक़े में 2 दीगर ज़ख्मी हुए वो क्या लगते हैं आपके? सर एक तो मेरा भाई एक्सपायर हो गया ना अमजद अली, दूसरा बिलाल भाई है मेरा, वो छोटा भाई है? जी छोटा भाई, अमजद भी छोटा था मुझसे। अच्छा, हम जो सारे छोटा ਤੇ ਸਰ ਉਹਦਾ ਸਰ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਰ ਪਾਟਿਆ ਵਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਟਿਚ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਆ ਮੁਜਾਹਦ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 34 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਟੋਬਾ ਹਸਪੀਟਲ ਐਡਮਿਟ ਸੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਘਰ ਆਇਆ। मैंने मैं मर जाना चाहती नहीं, मेरे पुत का इंसाफ चाहिए वा, मरियम को जाब मेरे पुत का इंसाफ चाहिए। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੀ ਕਈ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਆਏ ਦਿਨ 30 ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਪਰਦੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ 2-4 ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੁਰਾ ਚਲਾਉਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਫਰੇ ਕਰਦਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਠੀਕ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ मेरा पुत चाहिए, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ मैंने ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। इंसाफ चाहिए बस, मैंने और कुछ नहीं। इस केस के हवाले से इस वक्त मैं ASP कमालिया अली अहमद साहब के साथ मौजूद हूँ। वाक़े की इतला जब इन्हें मसूल हुई तो ये फौरी तौर पर मौका पर पहुँचे और मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी के लिए इनकी ज़ेर निगरानी एक टीम तश्कील दी गई। इन्होंने वहाँ से इब्तदाई मालूमात भी हासिल की। आइए इन्हीं की ज़बानी जानते हैं कि ये सारा वाक़या कैसे पेश आया और अभी जो तफ्तीश है वो किन मराहल में चल रही है। जी सर बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब लोगों को पता है 31 दिसंबर की रात को हमारे पास कमालिया में एक फ़ेस्टिवल होता है विंटर कार्निवल के नाम से। उस फेस्टिवल में 2 ग्रुपों की आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, जिसमें एक जो ग्रुप था वो डोगर बरादरी का था, दूसरा जो ग्रुप है हमारे पास वो गुज्जर बरादरी का है। इन दोनों का आपस में छोटा सा क्लेश होता है। तो वहाँ पर जो उनका झगड़ा होने की वजह से जो वहाँ पर आवाम थी उन आवाम की और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के मौजूदगी की वजह से उनका वहाँ पर सुलह करवा दिया जाता है। वहाँ से हो जाने के बाद उन दोनों ग्रुप का दोबारा तसादम होता है किसी और जगह पर, किसी और जगह पर तसादम होता है जहाँ पर इनकी फ़ाइट इतनी इंटेंस हो जाती है कि जिसमें हमारे पास अमजद डोगर और उसका भाई मुजाहिद डोगर, इन दोनों के ऊपर खंजर के वार किए जाते हैं, जिसमें अमजद डोगर की वक़ूए की जगह पर ही डेथ हो जाती है, जबकि मुजाहिद डोगर जो है जो उसका भाई था वो और बिलाल ये ज़ख्मी हालत में हॉस्पिटल TH की पहुँचाए जाते हैं। वहाँ पर उनको फ़र्स्ट एड दी जाती है और उसके बाद जो हमारे पास जो कातिल हैं जो कि उनकी अपोजिट गैंग जो हमारे पास गुज्जर गैंग जिसको के नाम से जो मशहूर है, वहाँ उस गैंग के 2 भाई मेन जो करता धरता वो बंदे हमारे सामने आते हैं। उस्मान गुज्जर जो कि मेन कल्परेट है हमारा, जिसने वहाँ पर वक़ूए पे जिसने बंदे के ऊपर खंजर का वार करके अमजद डोगर को ज़ख्मी करके उसको कत्ल कर दिया, जबकि उसका भाई असबार
जो कि मेन वजह थी जिसकी वजह से झगड़ा स्टार्ट हुआ विंटर कार्निवल में। उसके बाद उस झगड़े को आगे बढ़ाने में भी उसी का मेन किरदार था, क्योंकि उसने भाई को कॉल करके बुलाया और जिस तरीके से दो ग्रुप सामने सामने हुए, उनका तसादम हुआ, तो तसादम के नतीजे में दोनों आपस में टकराए और ये दिलसोज वाक़या पेश आया। उसके बाद जो असबार था, असबार ने उसके दूसरे भाइयों को ज़ख्मी किया, जिसमें बिलाल और मुजाहिद शामिल हैं, जबकि उस्मान ने खंजर के वार करके 2 बंदों को मजरूब किया। जी। तो सर इनके वजह क्या बनी तनाज़े की, झगड़ा किस बात पे हुआ? वजह इनाज जो इनकी बनी है वो तो बेसिकली जो अब तक की इन्वेस्टिगेशन हमने की है उसके मुताबिक इनका जो झगड़ा था वो पिछले 3 साल से ये आपस में जो छोटे मोटे क्लैशेस होते हैं, जो रंजिशें जैसे होती हैं वो थी। जबकि विंटर कार्निवल पे होता है वहाँ पर जगहों ये सीट्स वगैरह की उसके मामलात पे आपस में लड़ते हैं। बाद में लड़ाई इतनी इंटेंस हो जाती है कि ये कत्ल तक जाके पहुँचती है। जबकि इस एफआईआर में 2 और बंदे नामज़द हैं, उमेर और सोनू। ये कौम के राजपूत हैं। ये असबार, उमेर और सोनू तीनों आपस में आ रहे होते हैं। उनका क्योंकि झगड़ा पहले होता है कार्निवल के स्पॉट पे होता है, उसके बाद ये जब वापस आ रहे होते हैं इनको पता लगता है कि गुजर गैंग के लोग फाजिल दीवान पार्क के पास वहाँ पर जो ना वहाँ से गुज़र रहे हैं और ये इनका भी आमने सामने, वो भी यहीं से ही गुज़र रहे थे। जब आमने सामने ये लोग हुए तो वहाँ पे दोबारा इनका तसादम हुआ, जहाँ पर इन्होंने अपने भाई उस्मान को बुलाया। उस्मान के पास आला वेपन खंजर था, उनके आपस में तसादम हुआ है। तसादम के नतीजे में एक बंदा जाँ बहक हो गया, बाकी जो 2 बंदे थे अभी स्टेबल हैं कंडीशन उनकी, और वो भी हमारे पास तफ्तीश में भी शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसी टाइम क्राइम सीन के ऊपर टीमें तश्कील दी, सीसीटीवी कैमरेज़ के ज़रिए हम लोगों ने बंदों को ट्रेस किया और वक़्वे के दूसरे दिन उस्मान और असबार को अरेस्ट कर लिया गया। जबकि उस्मान और असबार की जो कंडीशन है वो भी हमारे पास ज़ख्मी हालत में हमारे पास मौजूद हैं, उनकी भी ट्रीटमेंट करवाई जा रही है, वो भी हमारे पास अभी हमारी हिरासत में है। जबकि बकाया जो 2 बंदे नामज़द थे, उमेर और सोनू, वो भी हमारी गिरफ्त में हमारे पास अवेलेबल हैं इस वक्त। 34 साल ब्रिटिश पाकिस्तानी खातून सिद्रा नौशीन को 21 साल की सज़ा हुई है ब्रैडफोर्ड क्राउन कोर्ट में। उनको ये सज़ा नेशनल क्राइम एजेंसी के उस केस पर हुई जिसमें ये साबित हुआ कि सिद्रा नौशीन जब उनको जून 2024 में उनके घर से गिरफ़्तार किया गया तो उनके घर से तकरीबन 85 किलो पाकिस्तानी हेरोइन बरामद हुई, और ये भी हेरोइन थी जो पाकिस्तान से जो बरतानिया भेजी गई थी। और इसमें जो सिद्रा नौशीन के फ़ोन से जो एविडेंस मिला उसके तहत सिद्रा नौशीन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ ड्रग डीलर्स के साथ जो कोकेन सप्लायर्स हैं उनके साथ वो राब्ते में थी, और वहाँ से कोकेन और हशीश और हेरोइन के लिए वो उन्होंने वहाँ से ये सारी जो पाकिस्तानी प्रोड्यूस या अफ़गानिस्तान प्रोड्यूस हेरोइन थी वो उन्होंने यहाँ पर मंगवाई, और वो उन्होंने अपने घर में मुख्तलिफ़ जो शिपमेंट्स जो आती थी वो कपड़ों में के अंदर वो कंसील करके यहाँ पर वो उनके घर तक पहुँची, जो मुख्तलिफ़ जैकेट, लेदर जैकेट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ फर्नीचर्स के अंदर और दीगर मुख्तलिफ़ जो टूल्स हैं वो टूल्स आए जिनमें ये हेरोइन उनके घर पर आई। और इस तरह उन्होंने अपने घर का जो पिछला जो बेडरूम था वो पूरा एक एक फैक्ट्री में बनाया हुआ था, जहाँ पर जो कपड़े उनके पास आते थे, जो मुख्तलिफ़ जो स्मगल होकर चीज़ें आती थी वो उससे वो हेरोइन को निकालती थी। और फिर स्केल्स थे, वहाँ पर तराजू थे जिनके ऊपर 1-1 किलो की पैकेजिंग होती थी। जब वहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी के डिटेक्टिव्स ने छापा मारा तो जो तकरीबन 85 किलो से ज़ायद हेरोइन वहाँ पर पकड़ी गई, कैश पकड़ी गई, और ये भी पता चला कि जो नौशीन, सिद्रा नौशीन, वो ब्रैडफोर्ड के ही एक और पाकिस्तानी जो क्रिमिनल थे, जिससे जो कन्विक्टेड क्रिमिनल, उससे 2.5 लाख पाउंड कैश भी उन्होंने उठा कर पहुँचाया। और इस तरह से उनके अपने ही फ़ोन से ये एविडेंस मिला कि वो पूरे बरतानिया में जो मुख्तलिफ़ शिपमेंट्स थी, जो कंसाइनमेंट्स होती थी, वो ख़ुद डिलीवर करती थी। उन्होंने आगे लोग भी रखे हुए थे ये जो डिलीवर करते थे। और इस तरह उनको जो टोटल जो वैल्यू जो 85 किलो जो हेरोइन पकड़ी गई उनके घर के अंदर बनी हुई फैक्ट्री से, उसकी मालियत तकरीबन 9 मिलियन पाउंड्स बनती थी। इनिशियली सिद्रा नौशीन ने इनकार किया कि वो ये हेरोइन उनकी नहीं है, और उन्होंने इनकार किया कि अपना है जो एविडेंस था, अपना ही फ़ोन था उसकी मलकियत से। लेकिन उनके जब ट्रायल शुरू होने से पहले ही उन्होंने इकरार कर दिया, उन्होंने सेंटेंसिंग से पहले, कि वो एक्सेप्ट करती हैं कि वो जो हेरोइन की प्रोडक्शन, सप्लाई और उसकी जो प्रोक्योरमेंट है, मुख्तलिफ जो उसकी जो चार्जेस थे वो उसमें मुलव्वस हैं। उस तरह अब उनको 21 साल की
सज़ा मिली है। उनके जो घर से जो मुख्तलिफ जो दीगर किस्म की जो ड्रग्स हैं वो भी पुलिस ने बरामद की, और जब रात के वक्त वो ऑपरेट करती थी और जब पुलिस ने छापा मारा उनके घर पर तो बहुत सारे ऐसे कार्डबोर्ड और मुख्तलिफ जो हज़ारों के हिसाब से दीगर जो वहाँ पर जो मुख्तलिफ जो कार्डबोर्ड बरामद हुए जो प्रीवियस केसेस में मुख्तलिफ जो शिपमेंट्स उन्होंने रिसीव की थी जो स्मगल होकर आई थी। और इस तरह से जो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो सेंटेंसिंग के बाद जो इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की उसमें उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि ये पाकिस्तानी हेरोइन थी जो यूरोप या किसी और मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तानी हेरोइन थी जिसको यूके पहुंचाया गया। और इस तरह से उसका मकसद ये था कि अगर उनका ये कहना था नेशनल क्राइम एजेंसी का कि अगर ये हेरोइन जो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती यूके में तो उनको अंदाज़ा है कि कई सौ लोगों की हलाकतें होनी थी और जो बरतानिया की इकॉनमी है उसको भी मिलियंस ऑफ पाउंड का नुकसान होना था। कहा जाता है कि जब गुस्सा अक्ल पर गालिब आ जाए तो इंजाम इंतहाई संगीन होता है। आज प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में बात करेंगे हम ऐसी पेश आने वाले वाक़े की जहां गुस्से के एक लम्हे ने मामूली तख्तकामी पर एक किसान कैलाश कुमार कोहली की जान ले ली। ये वाक़या बदीन के नवाही इलाके पीरुल अशारी के करीब पेश आया है। आइए इस प्रोग्राम में हम मज़ीद जानते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया तो पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई अमल में लाई गई, वर्षा का इस हवाले से क्या कहना है, और मुलजिम से भी बातचीत करेंगे कि उससे ये वाक़या कैसे पेश आया। डीएसपी बदीन पीर शबीर हैदर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे किसान कैलाश कुमार कोहली कत्ल की हम उन तफसीलात लेते हैं कि वाक़या कैसे पेश आया और पुलिस की जानिब से बर वक्त क्या कार्रवाई अमल में लाई गई। डीएसपी साहब, जैसे कि आप जानते हैं ये केस हाई प्रोफाइल बना, वर्षा की जानिब से 2 दफ़ा धरना दिया गया तो मुलजिम फरार था जिसको बाद में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया। तो ये क्या हिकमत अमली अपनाई? वर्षा का अदम एतमाद था पुलिस पे तो उसको कैसे बहाल किया? ये मुलजिम कहाँ से और कैसे किस तरह गिरफ्तार हुआ? वाक़या कैसे पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई जो है उनके वर्षा का कोई अदम एतमाद नहीं था। सरफराज जिसने इस कैलाश को गोली मारी थी, इनका तकरीबन कोई शाम के 5 साढ़े 5 बजे जो है वो आपस में तल्ख कलामी हुई जिन पे इनका झगड़ा हुआ और जिस पे से सरफराज ने उसके ऊपर पिस्टल से फायर करके उसको कत्ल कर दिया। वर्षा ने उस वक्त हमें नहीं बताया था, वो वहाँ से डेड बॉडी लेके आए थे इंडस हॉस्पिटल। इंडस हॉस्पिटल के बाद हमें पता पड़ा तो हम फ़ौरन इंडस हॉस्पिटल पहुँच गया और फिर उन जाए वकूआ पे पहुँचे। फिर इसका जो है वो हमने पोस्टमार्टम करवाया। फिर इन्होंने हमने कहा कि जी आप FIR दाखिल कराएं ताकि हम इसकी मज़ीद तफ्तीश करें और मुलजिम को गिरफ़्तार करें, क्योंकि बेसिकली हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है मुलजिम के पहुंचने तक के लिए। तो बहरहाल उन्होंने पहले धरना लगाया कि जी हमारा मुलजिम गिरफ़्तार करें, तो हमने कहा जी आप पहले FIR कटवाएं तो हम उसको इंशाल्लाह गिरफ़्तार कर लेंगे। मीनवाइल उसी के साथ साथ हमने जो टेक्निकल बुनियादों पे जो है वो इसकी तफ्तीश शुरू कर दी थी और हम मुलजिम के पीछे हमने एक पार्टी रवाना कर दी थी। इसमें हमारे SSP साहब, DIG साहब और सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो बड़ी हमें हर तरीके की सहूलत फराहम की और ये जो मुलजिम है इसके पीछे हमारी 3 दिन से मुसलसल टीमें थी, क्योंकि ये कत्ल करने के बाद हवास बाख्ता हो गया था और मुसलसल भाग रहा था, कहीं बैठ नहीं रहा था। पहले तो इसके पास 2-3 नंबर थे, उस तीनों नंबर से इसने सिम निकाल ली थी, इसके पास कोई कम्युनिकेशन का रास्ता नहीं था। तो इसमें थोड़ा सा हमें 1 दिन का टाइम तो लगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमने इसको फाइनली गिरफ़्तार कर दिया और वो भी जो उसके वर्षा हैं वो भी पुलिस के इस एफ़र्ट्स को जो है वो बहुत सराहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसको जल्द गिरफ़्तार कर लिया। अच्छा डीएसपी साहब, ये बताइएगा कि मुलजिम तो गिरफ्तार है, क्या आला कत्ल भी बरामद किया गया है मुलजिम से जिससे उसने कत्ल किया था या नहीं? बिल्कुल, उससे आला कत्ल वो ये आपस में करीबी रहते हैं और ये छोटा सा ज़मींदार है, कोई बड़ा ज़मींदार लैंडलॉर्ड नहीं है, सिर्फ 4 एकड़ का ज़मींदार है और इसके पास लाइसेंस वाला अपना पिस्टल था तो वो भी उससे रिकवर हो गया है और तकरीबन जो है वो जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ थी वो पूरी हो गई हैं। डीएसपी साहब, देखने में यह आया है कि मुलजिम तो गिरफ्तार हो जाते हैं लेकिन जब वो फिर केस अदालत में आगे चलता है तो जो इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, वो नाकिस तफ्तीश सामने आती है, ठोस शवाहिद नहीं पेश किए जाते अदालत में, जिसकी वजह से मुलजिम को रिलीफ मिल जाता है। तो इस केस में मुलजिम को सज़ा दिलाने के लिए क्या हिकमत अपनाई है? क्या ऐसे शवाहिद पेश किए जा रहे हैं, तफ्तीश को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि मुलजिम को सज़ा मिले?
इंशाल्लाह देखिए मिनॉरिटी का मसला है और इसमें हमारे जो है आईजी साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, इवन हमारे चीफ मिनिस्टर साहब, वो सारे इस केस को मॉनिटर कर रहे हैं और हमारे जो बेहतरीन पुलिस अफसर हैं वो इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और हर जाविये से कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये अपने काफ़िर किरदार तक पहुँचेगा और वो मज़लूम जो है उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है और वो चाहे उसको कोई भी रंग दे के झगड़ा हुआ ये हुआ, लेकिन किसी सूरत में भी उसको ये नहीं है कि वो किसी को कत्ल करे। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे अनकरीब ये इसको अपने अंजाम को पहुँचेगा और इंसाफ होगा इंशाअल्लाह। डीएसपी बदीन पीर शबीर हैदर का कहना है कि ये केस हाई प्रोफाइल है और आईजी सिंध समेत वज़ीर-ए-आला सिंध जो है इस केस की निगरानी कर रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि मौसर हिकमत अमली के साथ और ठोस सबूत के साथ जो है अदालत में पेश किए जाए ताकि इस मुलजिम को करार वाकई सज़ा दिलाई जा सके। किसान कैलाश कुमार कोहली के कत्ल में मतलूब मुलजिम को पुलिस ने बड़ी तगुदो के बाद गिरफ्तार कर लिया है। ये मुलजिम जो है मौका वारदात के बाद वहाँ से फ़रार हो गया था। इस वक्त हवालात में बंद है और अदालत की जानिब से मुलजिम का 3 रोज़ा रिमांड पुलिस को दिया गया है। मुलजिम यहाँ पे हवालात में मौजूद हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। आप बताएं कि ये वाक़या कैसे पेश आया, आखिर क्यों आपने उसको कत्ल किया, क्या वजह बनी? सर अब मैंने कत्ल नहीं किया, असल में ये था कि हमारा ज़मीन का तकरार चल रहा था, वो नंगा वहाँ पे ना आता था, मैंने उसको मना किया, उन्होंने दरख्त 2 बार काटे, फिर भी मैंने उस बात को रफा दफा किया। फिर वो दोनों बाप बेटे कुल्हाड़ी लेके आए मेरे से लड़ने के लिए। मेरा एक कुल्हाड़ी पे आता, इत्तेफाक से मेरा पिस्टल में भी आता, उसके बाप का भी पिस्टल में आता। मैंने लाख बार उसको मना किया, फिर भी छुड़छुड़ा में ना इत्तेफाक हो गया। मैंने जान मान नहीं किया। मैं अल्लाह को हाजिर नाजुर जान के कहता हूँ, मुझे भी इंसानियत का एहसास है। अच्छा, आप कह रहे हो कि ये इत्तेफाक से हुआ, तो पिस्टल आपके पास क्यों मौजूद था? तो आप पिस्टल लेकर क्यों गए थे? सर वहाँ पे हमारे बाल बच्चे आते वाते ना, वहाँ पे हमारी अपनी ज़मीन है, छुट्टियों में हम गए थे वहाँ पर, तो इसको मैंने बोला भाई तुम यहाँ पे नंगा होकर ना आते हो, ये गलत बात है, हमारी फैमिली आती जाती है। तो इसी बात में उसने जाके दरख्त काटे, फिर भी मैंने रफा दफा किया। फिर मैंने जाके उसको दोबारा मना किया, तो फिर वो बाप बेटे दोनों ना, एक के पास कुल्हाड़ी थी, एक के पास कोडर थी, वो लेके मेरे को मारने आ रहे थे। तो मेरा एक ये हाथ कुल्हाड़ी में पे गया था और दूसरा हाथ मैंने पिस्टल अपनी हिफाजत के लिए निकाला। मैंने कहा फायर वायर करके भाग जाऊँ, मैं यहीं से रफा दफा हो जाऊँ। फिर उसके बाप का जो ना वो नशे में था, शराब के नशे में, उसका हाथ भी उसमें पड़ गया था। इधर उधर करते करते इत्तेफाक हो गया। नहीं, जब ये वाक़या पेश आया तो आपको असूलन तो खुद की गिरफ्तारी देनी चाहिए थी, कानून के हवाले करना चाहिए था, तो आप वहाँ से क्यों फरार हो गए? सर मैंने ज़िंदगी में ऐसा सीन सोचा भी नहीं था, मैं डर की वजह से भागता रहा, मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ। आप भागकर कहाँ गए? पुलिस ने आपको कहाँ से पकड़ा और आपकी मदद किसने की भागने? फतेह चौक, मेरी किसी ने मदद नहीं की। मैं भाई को लेके, मैंने कहा मुझे वकील के पास पेश करो, मुझे हाजिर करो, मेरे से इत्तेफाक हो गया। आ रहे थे तो रास्ते में फतेह चौक में पुलिस वालों ने पकड़ लिया हमें। क्या आपको अपने वाक़ये पे ज़रा सा भी अफसोस है? जो आपने किया है उससे ना सिर्फ आपका ख़ानदान उजड़ा है बल्कि अगले का भी ख़ानदान उजड़ गया। क्यों नहीं, मैं इंसान हूँ, मुझे इंसानियत का एहसास नहीं होगा? मैंने आज जानबूझ के थोड़ी किया। ये अल्लाह हाजिर नाजुर, कुरान को जानता हूँ, कुरान को हाजिर नाजुर करके जानता, इत्तेफाक हो गया। ये आप इस वाक़ये को बार बार इत्तेफाकी करार दे रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप वहाँ उलझे हैं, झगड़ा हुआ है उसके बाद जो है, और पिस्टल लेके जाना ही साबित करता है कि आपके जहन में था कि मैंने उसको मारना है। नहीं सर, कसम खुदा की ये बात नहीं। अच्छा जी, ये मुलजिम सरफराज निज़ामानी है जिन्होंने अब से कुछ दिन कबल एक किसान कैलाश कुमार कोहली को गोली मारकर कत्ल किया था। अब हवालात में बंद है और इसका केस जो है अदालत में ज़ेर समाअत है। मज़ीद हम उर्सा से भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। मैं इस वक्त मकतूल किसान कैलाश कुमार कोहली के घर पर मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि इनकी वालदा और उनकी एहलियाँ हैं जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है और इस घर में कोहराम बरपा है। शोक की फ़ज़ा यहाँ पे कायम है और बिल्कुल इनका प्यारा इनसे खो चुका है। तो कैलाश कुमार कोहली जो मकतूल थे, उनके वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए वाक़या पेश कैसे आया, आखिर क्या वजह थी कि बात यहाँ तक पहुँची? वजह कुछ भी को ऐसा भिंडी छाटी कर ला झुगी छाई थी पे
भिंडी टुंडे उते रखंदा आहियूं, छाती वाटी कंदा आहियूं, झुगी ठाही पे उन झुगी था थी मसलो पेश आयो, ॿियो कुझु कोन आहे। इनका कहना है कि ये यहाँ पे जो ज़मीन है उस पे भिंडियाँ लगी हुई थी और भिंडी जो ज़मीन से निकाल कर वो एक जगह जमा कर रहे थे और जिस जगह पे वो जमा कर रहे थे वहाँ पे एक वो झोपड़ी नमा एक जगह बना रहे थे ताकि वहाँ पे भिंडियाँ जमा कर सकें। तो इस बात पे तकरार हुआ और वो जो मुलजिम था सरफराज निज़ामानी उसने तेश में आकर जो है गोली चलाई। अच्छा, वो मुलजिम चवे थो था तव्हां जेको उनके हक़ल ॾिनी या कावड़ ॾियारी हिन करे उन अहिड़ो अमल कयो आहे, तो तव्हांजे हथ में कुहाड़ियूं हुयूं, अहिड़ी छा सदाकत आहे हिन ॻाल्हि में? असां वटि न कुहाड़ी न कुझु ई कोन हो, असां ख़ाली हथ हुआसीं, ॿियो कोन कुझु बि कोन हो असां वटि। अच्छा, इनका कहना है कि ना ये बिल्कुल निहत्थे थे, ना इनके हाथ में कुल्हाड़ी थी, ना कोई डंडे थे, ये सिर्फ ये एक दिहाड़ीदार मजदूर हैं जिनका काम जो है इन ज़मीनों पे कामकाज करना है, तो ये उसी काम में मशगूल थे। तो मुलजिम ने आकर ज़मीन पर जो है ये कत्ल किया। ये बताएं कि मकतूल जा पोयां घणा ॿार आहिनि? हिन 5 ॿार आहिनि, 3 छोकिरा 2 छोकिरियूं, मासूम नंढा नंढा। हाणे इहे त बेवा थी विया, हाणे हिननि जो केरु सार संभालंदो? वॾो कमाइण वारो त वियो हलियो, ऐं पिरसन माण्हू मुंहिंजी फैमिली जी कंदा या हिन जी फैमिली। मकतूल ने एक एहलिया और 5 बच्चे सोगरान में छोड़े हैं और अब इनके जो अहले खाना है वो परेशान हैं कि किस तरह इनका गुजारा होगा, क्योंकि घर का जो बड़ा और वाहिद कफील मकतूल ही था। अभी आप ये देख सकते हैं कि इनकी वालदा है जिनका रो रो कर बुरा हाल हो गया और ये एहलियाँ भी यहाँ पर हैं। जी, आप ये बताएं कि आपका बेटा आपसे छिन गया तो क्या कहना चाहेंगी? मुंहिंजा बचड़ा अहिड़ा कोन मिलंदा बाड़े, बसि इनके जी मुंहिंजे पुट खे कातिल कयो आहे, इहे इनके कातिल करो बा, तॾहिं आऊं मां खे ॾेखारी कातिल करो तॾहिं आऊं मञासि, ईअं कोन मञंदसि। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोहराम बरपा है और जो मकतूल की वालदा है उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो गया है। सिर्फ अब ये मुंतज़िर है इंसाफ की कि इनका जो बेटा इनसे छिन गया है, तो इसी तरह जो कातिल है उसको भी बिल्कुल सज़ा मिले। यकीनन जो इनसे छिन गया वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन अब अदालत और पुलिस का काम है कि इनको इंसाफ दिलाया जाए। किसान कैलाश कुमार कोहली का जो केस है हमें याद दिलाता है कि गुस्से का अंजाम कितना ख़तरनाक हो सकता है। अब मुलजिम जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, शवाहिद अदालत के सामने पेश होंगे। अब देखना ये है कि अदालत से मुलजिम को करार वाकई सज़ा होती है या रिलीफ मिलता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम जुर्म व सज़ा से इजाज़त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।